उपस्थित हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के चेयरपर्सन आदरणीय सुप्रिया श्रीनेत जी, जिनको कोई पहचान की जरूरत नहीं है, यहाँ पर उपस्थित आदरणीय महेंद्र जोशी जी जो इंचार्ज हैं इंदौर विभाग के, शहर अध्यक्ष सुरजीत चड्ढा जी, गोलू भैया, यहाँ पर उपस्थित सभी प्रवक्ता, सभी संभागीय प्रवक्ता और हमारे पत्रकार बंधु, आप सभी को पता है कि चुनावी रण शुरू हो चुका है और इस चुनावी रण में आज आप सबके सामने एक ऐसी शख्सियत जिनको आपने कांग्रेस पार्टी की विचारधारा बिल्कुल प्रखरता से रखते हुए देखा है, एक ऐसी महिला जो हेड ऑन अपनी बातें रखती हैं और भारतीय जनता पार्टी और दूसरी जो विचारधाराएं जो देश को बांटना चाहती हैं उनके खिलाफ अपनी आवाज बुलंदी से उठाती हैं, और जिनको मैं कई बार झांसी की रानी भी कहता हूं, तो ऐसी झांसी की रानी आपके बीच है आदरणीय सुप्रिया श्रीनेत। मैं इनसे विनती करूंगा कि ये आपके सामने अपने विचार रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका साफरा जी, मेरे भाई हैं, हम लोग एक साथ मिलकर टीवी डिबेट्स में लड़ते हैं। सम्मानित मंच, सबका नाम नहीं ले रही हूँ, और यहाँ पर आए हुए मेरे पत्रकार बंधुओं, आप सबको मेरा प्रणाम। एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव इस देश की राजनीति के लिए, मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए, यहाँ की जनता के लिए, आधी आबादी के लिए और 2 करोड़ से ज्यादा युवाओं के लिए हम चुनाव के मुहाने पर आकर खड़े हैं, और जरूरी है कि हम उन बातों पर बात करें जिन पर चुनाव लड़े जाने चाहिए। मेरी थोड़ी बहुत रुचि अर्थशास्त्र में रहती है, तो मैं मध्य प्रदेश के कुछ आंकड़े देख रही थी, वो आपके साथ साझा करती हूँ, और फिर आपको अपनी ओर से, आप जानते हैं लेकिन थोड़े विस्तृत रूप में जरूर बताना चाहूंगी कि उन आंकड़ों के बेसिस पर, मौजूदा हालात के बेसिस पर हमारे वचन पत्र में क्या है, और उसके बाद आपके सवालों का स्वागत है। मैं एक आंकड़ा देखकर चौंक गई, और वो आंकड़ा है मध्य प्रदेश के ऊपर कर्ज का। 4 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। मतलब आज अगर इस समय एक नवजात शिशु का जन्म हो रहा है मध्य प्रदेश में, उसके सिर के ऊपर 40,000 का कर्ज है। सरकार की आमदनी जस की तस है, खर्चे जरूर बढ़े हैं, आमदनी को बढ़ाने के साधन नहीं बढ़े हैं, इसलिए जो वित्तीय घाटा है सरकार का वो 54,000 करोड़ पर है। आपने कर्जा खूब लिया, कर्जा लगातार बढ़ाया, 2 सालों में 1 लाख करोड़ कर्ज ले लिया, लेकिन क्या उस कर्ज से सरकार ने निवेश किया? क्या उस कर्ज से सरकार ने अर्थव्यवस्था को दुरुस्त किया? क्या उस कर्ज से सरकार ने रोजगार बनाया? और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, नहीं, सरकार ने ऐसा नहीं किया। उस कर्ज के चलते बड़े बड़े घोटाले हुए, खूब स्कैम किए, आपके सिर पर कर्ज चढ़ता गया, लेकिन आपका भला नहीं हुआ। तो कर्ज बढ़ा, वित्तीय घाटा बढ़ा, और बेरोजगारी का यह आलम है कि 2 करोड़ युवाओं के भविष्य पर एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। 40 लाख के करीब लोग एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर करते हैं और मात्र 21 को नौकरी मिलती है। मतलब एक नौकरी पर सरकार ने 80 लाख रुपए खर्चा कर दिए, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज शहरों में चल रहे थे, करीब 17 करोड़ तो उसी पे खर्चा हो गया था। मात्र 21 लोगों को नौकरी मिलती है 40 लाख रजिस्टर्ड लोगों में से। और दिक्कत सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों की है। अगर आप ग्रेजुएट बेरोजगार हैं तो आपकी बेरोजगारी का आलम 12% पर है। कम पढ़ा लिखा, 5वीं पास, तो फिर भी चलो मेहनत मजदूरी करके किसी तरह से अपनी गुजर बसर कर लेता है, लेकिन मध्य प्रदेश में रोजगार के साधन बहुत सीमित हैं, और सरकार ने बड़े औद्योगिकरण के लिए, बड़े निवेश के लिए, बड़े उद्योग घरानों को लाने के लिए
मल्टी करोड़ इन्वेस्टमेंट्स के लिए देने का काम नहीं किया है और इस बात का मुझे दुख है। मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूं कि अंततोगत्वा इस सबका फर्क, इस सबका असर आप लोगों पर पड़ता है, आपकी शिक्षा पर पड़ता है। और इसीलिए स्कूल एजुकेशन क्वालिटी के नीति आयोग जो सरकार का, जो डबल इंजन के दूसरे इंजन की सरकार का संस्था है, उसमें स्कूल एजुकेशन क्वालिटी गिरी हुई है। हेल्थ के मानक में मध्य प्रदेश पीछे है, औसतन आय में मध्य प्रदेश पीछे है। तो सवाल ये उठता है कि कर्जा लिया गया, वित्तीय घाटा बढ़ा, बड़ी बड़ी बातें हुई, खूब जुमले सुनाए गए, आपका भला कहां हुआ? 18 साल का फलसफा यह है कि मध्य प्रदेश में कर्जा अपरंपार है, महंगाई बेशुमार है, जनता का बुरा हाल है और बेरोजगारों की कोई पूछ नहीं है। यह असलियत है और इस असलियत को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने कुछ घोषणाएं करी हैं और हम उन घोषणाओं को अपना वचन कहते हैं, क्योंकि हमारी की हुई बात कांग्रेस का वादा है, किसी का जुमला नहीं। हमने जो वादे राजस्थान में किए थे, जो वादे कर्नाटका में किए थे, जो वादे हिमाचल में किए थे, जो वादे छत्तीसगढ़ में किए थे, उससे ज्यादा बढ़कर पूरे किए हैं। आज जब चुनाव के मुहाने पर हम खड़े हैं तो राजस्थान सरकार 96% घोषणा पत्र को लागू करके लोगों से विश्वास मांग रही है। राजस्थान सरकार 25 लाख की एक ऐसी बीमा योजना चला रही है जिसको हम सेंटर में आएंगे तो जरूर लागू करेंगे। 500 पे सिलेंडर मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा दाम पर धान की खरीद हो रही है। कर्नाटका में हमने 5 वादे किए थे, गृह ज्योति से गृह लक्ष्मी तक, फ्री बस सेवा तक, उसको हमने पूरा किया। हिमाचल में हमने चुनाव जीता था ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए और हर समस्या से जूझकर हमने उसको पहली कैबिनेट मीटिंग में लागू किया। तो मध्य प्रदेश को एक विश्वास है और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ की जनता में एक विश्वास है, एक भरोसा है। 18 साल तक छली गई है, मताधिकार को पर डाका डाला गया और अब जनता नीति निर्धारण के लिए कांग्रेस को कमान देने के लिए मन बना चुकी है। और इसी के चलते मैं कुछ चीजों की बात करूंगी जो हमारे वचन पत्र में है। और वचन पत्र का मतलब है ये वचन हम मध्य प्रदेश की देवतुल्य जनता को देते हैं और इन वचनों को जैसे हमने बाकी जगह पूरा किया था यहां पर भी पूरा करेंगे। मैं शुरुआत किसान भाइयों से करना चाहती हूं क्योंकि कृषि का हाल पूरे देश में बेहाल है। असलियत यह है कि किसानों ने अपनी जान दी है ज्यादा खरीद के दाम को लेकर, एमएसपी को लेकर, और इस देश के प्रधानमंत्री को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है। और उसके बाद मैं बात डबल इंजन की भी करूंगी वचन पत्र के बाद। किसान का गेहूं 2600 पर और धान 2500 का मूल्य कांग्रेस की सरकार देगी और यह हमारा पहला वचन है। हम कृषि ऋण माफी योजना को निरंतर जारी रखेंगे। किसान को सिंचाई हेतु 5 हॉर्स पावर की विद्युत निःशुल्क प्रदान करेंगे। हम इंदिरा गृह ज्योति योजना के माध्यम से 200 यूनिट का बिल हाफ करेंगे और 100 यूनिट तक बिजली का बिल निःशुल्क होगा, उसको माफ करेंगे। ये हमने अपने राज्यों में किया है, अभी कर्नाटक में किया है और अब मध्य प्रदेश में करेंगे। महिलाओं को, इस देश की आधी आबादी को उनके हाथ में डायरेक्ट पैसा मिलना चाहिए और 1500 रुपए प्रतिमाह नारी सम्मान निधि के रूप में देंगे। और यही नहीं, हम उनको 500 का सिलेंडर भी देंगे क्योंकि 1200 का सिलेंडर औरतें खरीद नहीं पा रही हैं और वो अतिरिक्त पैसा वो शिक्षा में, अपने घर में, अपने ऊपर खर्च करना चाहे, ये उनका स्वावलंबन है, ये उनकी इच्छा है। पुरानी पेंशन योजना हमने राजस्थान में, हमने छत्तीसगढ़ में, हमने हिमाचल में लागू करी है और हम मध्य प्रदेश में भी इसको लागू करेंगे। 2005 की पुरानी पेंशन योजना। स्वास्थ्य के क्षेत्र में राजस्थान ने एक बड़ी क्रांति की है और वही बड़ी क्रांति अब हम मध्य प्रदेश में भी करेंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 25 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा और 10 लाख तक का दुर्घटना बीमा शामिल होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है और हम सबको ऐसा लगता है, यहाँ पर बैठे लोगों को, कांग्रेस पार्टी को लगता है आप गरीब हो, आप मध्यम वर्ग हो, आप अमीर हो, अगर आपके घर में कोई बीमार पड़ गया तो सबके ऊपर वो हैवी दैवी टूट पड़ती है, सब लोग दिक्कत में आ जाते हैं। और इसीलिए 25 लाख की सुरक्षा योजना जिसकी हम बात कर रहे हैं वो हमने अपने एक राज्य में की है, 24 में हम सेंटर में करेंगे, लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश की सरकार बनेगी और मध्य प्रदेश के लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा।
युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए थोड़ी देर बाद बांटिएगा रिलीज प्लीज, उनको बोलिए रिलीज अभी रोक पीछे जरा चुप कराओ सबको। अभी मैंने बोला नहीं है, मैं पूरा ये आपने बताया, ये हम लोग युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए हम जो रिक्त पद है 2 लाख, मैं सारे सवाल लूंगी, पहले अपनी बात करूं। 2 लाख रिक्त पद भरेंगे और युवाओं के लिए एक जॉब्स कैलेंडर तैयार करेंगे जो आज तक किसी भी राज्य ने नहीं किया है। मध्य प्रदेश एक मॉडल स्टेट होगा। आपका नोटिफिकेशन ऑफ गैजेट से लेकर अपॉइंटमेंट लेटर मिलने तक एक जॉब्स कैलेंडर होना चाहिए। तेंदुपत्ते की मजदूरी को हम 4000 रुपए करने की बात कर चुके हैं। स्कूल में निःशुल्क शिक्षा की बात करेंगे। पढ़ो और पढ़ाओ के लिए हम इंसेंटिवाइज करेंगे कुछ पैसा विद्यार्थियों को देकर, जिससे वो स्कूली शिक्षा से जुड़े रहे। हम जातिगत जनगणना इसलिए कराएंगे क्योंकि मध्य प्रदेश में एक आदिवासी के सिर के ऊपर जो पेशाब करने की घटना सामने आई, उसने इस देश को, मुझे ऐसा लगता है, बहुत अपमानित किया। ये बड़ी बात है। इसके अलावा हम बड़े महानगरों में मेट्रोपॉलिटन प्लान्स बनाने की बात कर रहे हैं और ये सारी बातें हर वर्ग को टच करती हैं। ये महिलाओं को टच करती हैं, ये युवाओं को टच करती है, ये किसानों को टच करती है, ये मध्यम वर्ग को टच करती है। और जरूरी है कि जो भी सरकार बने वो हर वर्ग की, हर समुदाय की, हर उम्र की, हर तबके की बात करे। और यही वचन पत्र लेकर मैं आपके सामने आई हूं। आपके जो सवाल इस पर हो पहले मैं बोलूंगी और उसके बाद अगर आपके सवाल कोई और होंगे तो लूंगी। मुझे पता है कि आपके सामने हमारे जैसे प्रवक्ता जो आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, वो अपनी बात को दोहराते हैं। कोई और पार्टी का भी आएगा, वो भी अपनी बात को रखेगा। आपका रुष्ट होना अपनी जगह है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अपनी बात रखने का मौका हमें मिले। इतना लोकतंत्र हमारे और आपके बीच में बना रहना चाहिए। बताइए सर। एक आदमी पूछेगा तो मैं सबका जवाब दे पाऊंगी। जी, आपने 4 लाख करोड़ के कर्जे की बात कही, ये बात सही है कि मध्य प्रदेश सरकार लगातार घाटे में है। लेकिन जो आपने जो घोषणाएं की कांग्रेस में, जो चल रहा है रेवड़ी कल्चर, पहले सारी पार्टियां पूछती थी आप पार्टी को कि उसने बिजली फ्री कर दी या पानी फ्री कर दिया। अब सारे राजनीतिक दल जो है रेवड़ी कल्चर में शामिल हो गए हैं। अब आप ही बताइए कि आपकी सरकार अगर बनती है तो ये 500 रुपए का सिलेंडर, ये सब सारी बिजली फ्री, शिक्षा, इसका पैसा कहाँ से आएगा? और 4 लाख। आपका सवाल समझ गई मैं। रेवड़ी कल्चर क्या है? वो रेवड़ी कल्चर कहा जाता है जब 12 लाख करोड़ के ऋण माफ किए जाते हैं, जब 10 लाख करोड़ का बट्टे खाते में डाल दिया जाता है। वो रेवड़ी कल्चर कहा जाता है जब सरकार एक साल में 5 लाख करोड़ का नुकसान सहती है कॉर्पोरेट टैक्स कट करके। आपका इनकम टैक्स कम हुआ है पिछले 9 सालों में, लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स 2 बार कट हो चुका है। आपके आटे और दही पर जीएसटी लग रही है, लेकिन कॉर्पोरेट के लोन माफ किए जा रहे हैं। तब रेवड़ी कल्चर का आर्ग्यूमेंट कहा जाता है। जब गरीब की, किसान की, मजदूर की, मध्यम वर्ग की बात होगी तो रेवड़ी कल्चर का आर्ग्यूमेंट बोला जाएगा। ये रेवड़ी शब्द किसने दिया? प्रधानमंत्री मोदी ने, जो ये कहते नहीं थकते कि उन्होंने 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन दिया। अपने घर से लाए थे, भाजपा के कोष से लाए थे, भाजपा के हेडक्वार्टर से लाए थे, अपने नाना जी के यहाँ से लाए थे। अरे देश के किसानों ने अनाज पैदा किया, खाद्य सुरक्षा योजना है। आप देश को इस कगार पर ले आए कि आपको 80 करोड़ लोगों को अनाज देना पड़ रहा है, नहीं तो भूखमरी से लोग मर जाएं। असलियत यह है कि आज भूखमरी में भारत का स्थान 111 नंबर पर है और इस देश की महिला बाल विकास मंत्री को यह पता नहीं है कि अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड डेथ की वजह से वो कैलकुलेट होता है। वो कहती है मैं हवाई जहाज से सुबह से शाम तक यहाँ पे घूम रही थी, मैं खाना नहीं खा पाई तो मैं भी भूखमरी इंडेक्स में आ गई। अरे मैडम, हवाई जहाज की यात्रा करती है, उसमें कोई भी मील ऑर्डर कर लीजिए। ये जो असंवेदनशीलता है, ये लोग रेवड़ी की बात करते हैं। गरीब, किसान, मजदूर, शोषित वंचित समाज के लिए काम करना, सरकारें इसके लिए प्रतिबद्ध होनी चाहिए। अडानी के लिए काम करने वाले लोग रेवड़ी की बात बिल्कुल मत करें। मेरा सवाल अलग है सुप्रिया जी, मेरा सवाल आपसे अलग है। जो टिकट बांटे गए हैं उसके पहले मैं इस पर सवाल लूंगी, फिर मैं टिकट पे आऊंगी। मैं जहाँ कहीं नहीं रही। मेरा सवाल ये है कि क्या वाकई में इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक चल रहा है? क्योंकि अभी हम लोग, आपके पास इस पर किसी के पास सवाल है, मैं उसमें बात करूंगी। मैं इसी को कनेक्ट करना चाह रहा हूँ। सवाल ये है कि जब कांग्रेस सरकार बनेगी, ये सारी जो आपने योजना है, ये कहाँ से आएगा पैसा? अच्छा सवाल है।
ये पैसा अभी भी है, उनका भी सवाल ये था, ये पैसा अभी भी है। 4 लाख करोड़ का कर्जा हो गया, 2 साल में 1 लाख करोड़ का कर्जा लिया गया, वो निवेश कहाँ हुआ है? थोड़ी खोजी पत्रकारिता आप लोग भी करिए, वो निवेश कहाँ हुआ है? जो 253 बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, वहां पर वो पैसा सक इन कर लिया गया। कोई दूसरी सरकार होती तो पैसे को निवेश करती, रोजगार के साधन बनाती और प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट क्राउड इन करती। इस सरकार ने क्यों नहीं किया? अगर आप कर्ज उठा रहे हैं तो उस कर्ज को निवेश कहां कर रहे हैं, उस पर सब डिपेंड करता है। और इकोनॉमी की थोड़ी बहुत समझ होने के नाते एक वर्चुअस साइकिल ऑफ इकोनॉमी होती है। अगर आप लोगों के दाम कम करिएगा, अगर आप उनको बेरोजगारी से और महंगाई से राहत दीजिएगा, उनके हाथ में पैसा आएगा तो वो कंजम्पशन ज्यादा करेंगे, कंजम्पशन ज्यादा करेंगे तो कंपनी वो चीज ज्यादा बनाएगी तो ज्यादा निवेश करेगी, ज्यादा निवेश करेगी तो ज्यादा नौकरी देगी। इसको वर्चुअस साइकिल ऑफ इकोनॉमी 101 कहा जाता है। ये शायद शिवराज सिंह जी की सरकार को नहीं समझ में आया। कर्जा लाद दिया गया लेकिन निवेश नहीं हुआ, हम निवेश करेंगे। शिवराज सिंह चौहान बराबर ये बात कह रहे हैं कि अगर आपकी सरकार आती है कांग्रेस की तो लाडली बहना योजना बंद कर दी जाएगी। शिवराज सिंह चौहान चलिए ये तो मान गए कि हमारी सरकार आ रही है, इसके लिए आपका साधुवाद बताने के लिए, और मुझे पता है वो जहां भी जा रहे हैं यही कह रहे हैं जब मैं चला जाऊंगा तो बड़ा याद आऊंगा। मुझे दुख लगता है उनके लिए। मैं आपको एक छोटा सा वाक्य बता देती हूँ। आज मैं भोपाल से इंदौर आ रही थी और रास्ते भर में होर्डिंग्स लगी हुई थी, उसमें बड़े से एक मोदी जी नजर आ रहे थे। मैंने बड़ी ढूंढने की कोशिश करी प्रदेश का मुख्यमंत्री कहाँ है, तो 8-10 लोगों के एक झुंड में उनकी भी एक फोटो थी। मुझे दुख हुआ इस बात का। 18 साल से मुख्यमंत्री है, कोई बात नहीं आप उनको साइडलाइन करना चाहते हैं, कोई बात नहीं आप बहुत सारे नेताओं को निपटाना चाहते हैं, लेकिन किसी मुख्यमंत्री के साथ ऐसा करना मुझे लगता है गलत बात है। मेरे विश्वसनीय सूत्र खैर ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी हो सकता है विधायक का चुनाव भी लड़ने मध्य प्रदेश से, अपने ही चेहरे पर वोट मांग रहे हैं। मुझे लगता है इतना मध्य प्रदेश से मोह है, लेकिन वो चीफ मिनिस्टर बनने के लिए नहीं लड़ना चाहते हैं, वो लड़ना चाहते हैं नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए। यही काम उन्होंने हिमाचल में किया था, अपने चेहरे पर वोट मांगे थे, सबके सामने जवाब है। यही काम कर्नाटक में किया था, साइडलाइन करके लीडरशिप को, जवाब आपके सामने है जनता का। और इस बार वो फिर ऐसा कर रहे हैं, जनता ने ऑलरेडी मन बना लिया है, अब थोड़ा पुख्ते तरीके से हमें जिताएगी। तो आपकी पार्टी में भी नजर आ रही है, आपकी पार्टी में टिकट को लेकर विरोध हो रहा है। कोरोना के बाद ये पहला बड़ा चुनाव है मध्य प्रदेश का। कोरोना में मिसमैनेजमेंट, कुप्रबंधन और मिस हैंडलिंग से कई लोगों की, लाखों लोगों की जाने गई है। हम सबका परिवार, हर व्यक्ति का परिवार प्रभावित हुआ है कहीं ना कहीं। कांग्रेस कोरोना को मुद्दा क्यों नहीं बता रही है? क्या हम भूल गए हैं कोरोना के लिए? कोरोना को कोई भूल नहीं सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी जो आपदा हुई, और आपने बिल्कुल सही कहा, यहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति ये कहेगा, या तो उसके परिवार का सदस्य या मित्र या सहपाठी या सहकर्मी या आस पड़ोस में रहने वाला कोई ना कोई ऐसा सबका जानने वाला होगा जिसकी कोरोना में दर्दनाक मौत हुई। और कोरोना में जब मौतें हो रही थी लोगों की, और जब कोरोना की सुनामी के बारे में हमारे नेता बोल रहे थे, तो इस देश के प्रधानमंत्री नमस्ते ट्रंप करा रहे थे और मध्य प्रदेश की चुनी हुई सरकार गिरा रहे थे। जब लोग बेदम होकर तड़प तड़प के बिना ऑक्सीजन के मर रहे थे, तो इस देश के प्रधानमंत्री बंगाल में जाकर दीदी ओ दीदी कर रहे थे, वैक्सीन की बात नहीं कर रहे थे। हम भूले बिल्कुल नहीं है। और कोरोना का ही नतीजा है कि हम 50 लाख की जो बीमा योजना की बात कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा अनुभव ये रहा है कि आप मिडिल क्लास हो, आप अपर मिडिल क्लास हो, आप गरीब हो, आप निम्न मध्यम वर्गीय हो, लेकिन असलियत यह कि अगर आपके घर में बीमारी पैर कर देती है तो सबका बजट बिगड़ जाता है। और इसीलिए हम उसका उत्तर ये दे रहे हैं। मुझे लगता है घावों पर मरहम लगाने का काम किया जाना चाहिए, घाव को रेतने का काम दूसरे लोग करते हैं, हम वो लोग नहीं। आपने पूछ लिया एक सवाल, मैं भाग रही हूँ क्या किसी सवाल से? मैं किसी सवाल से भाग रही हूँ? बैठी हुई। एक मिनट आ मुझे लगता है ये राजनीति का सबसे विद्रूप रूप है। मुझे लगता है कि सापरा जी मेरे बगल में बैठे हैं, वो शायद इसका बेहतर आंसर देना चाहेंगे। ये राजनीति का सबसे विद्रूप रूप है कि जब आपके पास 18 साल का रिपोर्ट कार्ड ना हो, जब आप लोगों के घाव पर मरहम लगाने के बजाय उस पर नमक और मिर्च लगा के रगड़ते हैं, तो वो दिखाता है आप कितने विद्रूप हैं। इंडिया अलायंस का सवाल था कि जो भी हम सपा के चीफ का बयान देखा, उसके बाद यूपी के पीसीसी चीफ का बयान देखा,
क्या सत्ता के सेमीफाइनल 5 राज्यों के चुनाव में इंडिया अलायंस के बीच आप मानते हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है, और अगर ये विवाद है तो क्यों है, और अब क्या इसके पटाक्षेप के लिए प्रयास किए जाए? मैं बिल्कुल नहीं मानती हूँ कि सब कुछ ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि टिकट बंटवारे में, मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति महत्वाकांक्षी चीज है। मुझे लगता है ताना बाना थोड़ा खिंचता है टिकट बंटवारों में, और वो हुआ। पर मुझे ये भी पता है कि हमारे बहुत सारे सीनियर लीडर उनसे टच में हैं। हाँ, कुछ लोगों ने कुछ ऐसी टिप्पणियां करी थी जो नहीं करनी चाहिए थी, उसके बारे में उन्होंने, जिनका आपने नाम लिया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने बिल्कुल क्लैरिफाई किया और ये भी कहा है कि अगर मेरी किसी बात से उनको बुरा लगा हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि हर बार हमको ये थान के कटे हुए कपड़े नहीं है, हम एक उद्देश्य से साथ आए, और हमारा उद्देश्य ये है कि ये देश जो है वो संविधान से चलना चाहिए। इस देश में ऐसा माहौल नहीं बनना चाहिए कि भाई भाई एक दूसरे के अपराधी बन जाएं, और इस वजह से हम एक साथ आए हैं। हमारे मतभेद स्वाभाविक है, हमारे मनभेद नहीं होने चाहिए। हर बार अगर आप दो बातें सुनते हैं तो पहला भाजपा का और कुछ मीडिया के साथियों का, अरे भैया इंडिया गठबंधन टूट गया, अरे बड़ा मजबूत है ये जोड़, टूटने वाला नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है आपकी चिंता अपनी करनी स्वाभाविक है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारी हमारी सीनियर लीडरशिप उनसे टच में, और कुछ ना कुछ हम सहूलियत से वार्तालाप करके समाधान जरूर निकाल लेंगे। मैम, आपकी पार्टी में मध्य प्रदेश में अंदर कलर दिख रहा है। मऊ की बात करें, दतिया की बात करें, टिकट पहले दिया जाता है फिर बाद में बदल दिया जाता है, इंदौर में भी काफी अंदर कलर चल रहा है 4 को लेकर, क्या कहेंगे? मुझे ऐसा लगता है, जैसा मैंने पहले कहा, राजनीति एक महत्वाकांक्षी चीज है। कई बार टिकट की सीट पर एक आवेदक तो होता नहीं है, हर सीट पर एक से ज्यादा आवेदक होते हैं, टिकट एक व्यक्ति को मिलता है। कई बार पार्टी की लीडरशिप को लगता है कि शायद और प्रबल दावेदार है, उसको टिकट दिया जा सकता है, उसको दिया जाता है। लेकिन आप हमारी अंतर खींच की बात कर रहे हैं। अरे बात करिए उस चिट्ठी की जो लोगों ने साइन करके भाजपा के प्रदेश के प्रभारी को दी है, और उसमें कहा है कि कैलाश, मऊ का आपने नाम लिया कि कैलाश विजयवर्गीय जी और उषा ठाकुर जी बाहरियों को टिकट दिया गया, उसके चलते वहां की अवमानना हुई है। आप बात करिए राजस्थान के उन नेताओं का जो अपने घर से नहीं निकल पा रहे हैं, मोदी जी के वरद हस्त प्राप्त करके आए, जनता नहीं कार्यकर्ता आक्रोशित हो गया है, तो उनकी बात करिए। मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत स्वाभाविक है लोगों का रुष्ट और नाराज होना। बातें समझ जाएंगी जब चुनाव चलेगा और हम प्रबल प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे। आपने सवाल ये था, जातिगत जनगणना को लेकर मेरा सवाल है। जातिगत जनगणना की बात आपने की, हर राज्य में आप जाके उसको एजेंडे फैला रहे हैं। 90 का दौर याद कीजिए, जब नेता प्रतिपक्ष राजीव गांधी हुआ करते हैं, वीपी सिंह की सरकार थी, वो मंडल आयोग लेके आए थे। उस समय राजीव गांधी ने 3 घंटे तक संसद में भाषण दिया था जातिगत आरक्षण के खिलाफ। वो बोले हम जातिगत आरक्षण के खिलाफ है, जातिगत व्यवस्था के खिलाफ है, तो ये गलत है। 3 घंटे तक उन्होंने उसकी खिलाफत की थी। आज क्या ऐसी मजबूरी आ रही है कि आप जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, समाज को तोड़ने की बात कर रहे हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। आपके लास्ट वर्ड पे मुझे गहन आपत्ति है। हम जोड़ने वाले लोग हैं, हम इस देश के 4,500 किलोमीटर पैदल जोड़ने के लिए चढ़ते हैं, हम तोड़ने की बात नहीं करते। आपने सवाल पूछा, उसका मैं जवाब देती हूँ। हमारी मजबूरी नहीं है, वक्त की डिमांड है कि हर व्यक्ति जातिगत जनगणना की बात करे। 1990 का भारत और 2023 के भारत में अंतर है। जो शोषित, वंचित, पिछड़े समाज के लोग हैं, आज उनके अंदर महत्वाकांक्षा है बढ़ने की, और उसको हम सिर्फ इसलिए दबाए रखें क्योंकि हमने पहले कभी कुछ किया था। परिस्थितियां बदलती हैं। जब 1990 के पहले राजीव गांधी जी महिला आरक्षण लोकल बॉडीज में लाए थे, तो उसका किसने विरोध किया था, किसने हराया था उसको, किसने पारित नहीं होने दिया था राज्यसभा में? लाल कृष्ण आडवाणी जी ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जसवंत सिंह जी ने और राम जेठमलानी जी ने, ये सब भाजपा के दिग्गज नेता थे। तो क्या पहले वो महिला आरक्षण के खिलाफ थे? अब समर्थन में खड़े। हर पार्टी अपना स्टैंड परिस्थितियों को देखकर, परिवेश को देखकर, बदलती हुई राजनीति को देखकर, लोगों की डिमांड को देखकर बदलती है। मोदी जी जीएसटी के दुर्विरोधी थे, फिर जीएसटी वही लाए। मनरेगा को हमारी असफलता मानते थे, लगातार मनरेगा कर रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें खाद्य सुरक्षा अधिनियम का उन्होंने घोर विरोध किया था, खाद्य सुरक्षा अधिनियम की अब सीना ठोकते हैं, हमने फ्री मांगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो समझदार होती हैं, जो लोगों की बात सुनती है, उनको अपना स्टैंड बदलना चाहिए। जब राजीव जी ये बात कह रहे थे सदन में, तो कहना नहीं चाहती हूं इस मंच से, तब इस देश में लोग अपना आत्मदाह कर रहे थे। तो एक ये प्रयास था शांति बहाल करने के लिए भी। लेकिन बिल्कुल
आज भारत बदल चुका है। आज लोगों की आकांक्षाएं, उनकी अपेक्षाएं अपनी सरकारों से, पॉलिटिकल पार्टी से अलग है। और बिल्कुल हम जातीय जनगणना की बात करेंगे ना, ये हमारी मजबूरी है और हम इससे देश को जोड़ना चाहते हैं, लोगों को उनका हक दिलाना चाहते हैं। आपके सवाल पर मैंने जवाब दिया है, शब्द पर मुझे आपत्ति है कि आपने 10 लाख करोड़ 12 लाख करोड़ की बात की कि वो डूब गया और वो माफ कर दिया। मेरा आपसे निवेदन है कि देश का, मैं मध्य प्रदेश की नहीं देश की बात कर रहा हूँ, देश का लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास एजुकेशन लोन को लेके बहुत परेशान है और उसके कारण कई बच्चों के माता पिता के घर की तकलीफ है क्योंकि उनको नौकरियां नहीं मिल रही, लेकिन उनको लोन वाले आप परेशान कर रहे हैं। बैंकों के ऊपर लाख 2 लाख 5 लाख तक के लिए भी बैंक के इस तरह प्रेशर बनाए हुए हैं कि कई घरों में लोगों ने आत्महत्या कर ली है और कई स्टूडेंट आत्महत्या कर रहे हैं। इस पे आपका कोई स्टैंड नहीं आया आज तक। मैं इस पर अपना स्टैंड आपको अभी क्लियर कर देती हूँ, आपकी बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए। आपने जो बात कही स्टूडेंट सुसाइड की, यही बात राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी ने तेलंगाना की अपनी एक रैली में कही। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने वो रैली दिखाई और हमारे हैंडल पर ट्विटर ने कह दिया यहाँ पर अपने को क्षति पहुंचाने की और सुसाइड की बात हो रही है, हमारा कंटेंट रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करी गई। ये असलियत है आज मीडिया की और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, सरकार के दबाव के चलते। आपने बात करी एजुकेशन लोन्स की, मैं उसमें एक बात और ऐड कर देती हूँ। 50,000 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अपना नाम कटवा लिया है, इंक्लूडिंग IIT और IIM से, क्योंकि उनके माता पिता के पास पैसा नहीं है देने को। अगर आप 2019 का हमारा मैनिफेस्टो पढ़ेंगे तो उसमें एजुकेशन लोन पर हमने प्रखर तरीके से अपना मत रखा है। आने वाले चुनावों में भी हम इस पर बिल्कुल चर्चा करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन लोन को एक नए सिरे से देखने की जरूरत है। एजुकेशन लोन को ऑटो लोन या होम लोन या पर्सनल लोन की तरीके से नहीं देखा जा सकता है। एजुकेशन लोन का कहीं ना कहीं मानक एक व्यक्ति का रोजगार मिलना आफ्टर एजुकेशन होना चाहिए। इस पर हमारी पार्टी में चर्चा चल रही है और आपको कोई समाधान हम जरूर देंगे। मैंने वही कहा, हम चर्चा इस पर जरूर कर रहे हैं। आपका सवाल हो चुका है, मैं किसी और से क्या कारण है कि पूरे सवाल इधर से भी लेने दीजिए ना। दो सवाल स्वामी रामभद्राचार्य साहब ने कहा है कांग्रेस सनातन विरोधी पार्टी है, राहुल गांधी को सनातन के बारे में कुछ नहीं पता। पहला। दूसरा ये है कि कांग्रेस हमेशा महिला के उत्थान की बात करती है। विधानसभा में 230 सीटों में से मात्र 21 महिलाओं को टिकट दिया गया। क्या कांग्रेस मानती है कि महिला नेत्री कांग्रेस में कम है या फिर महिला नेत्री नेतृत्व के लायक? आपकी जानकारी दुरुस्त करने के लिए मैं ये बता दूं कि हमारे यहाँ ना महिला नेत्रियों की कमी है, ना हमने टिकट कम दिए हैं। इनफैक्ट कांग्रेस पार्टी ने 30 महिलाओं को टिकट दिया, जो करीब 15% है। पूरी बात सुन लीजिएगा, फिर प्रत्युत्तर करिएगा। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसकी अध्यक्ष सबसे लंबे समय तक एक महिला रही, इस देश को पहली महिला प्रधानमंत्री थी। और जब हम विमेंस रिजर्वेशन लेकर आए थे तो हमने ना उसमें डिलिमिटेशन का जाल फंसाया था, ना कास्ट सेंसस का फंसाया था, ना सेंसस का। हमने कहा था तुरंत होना चाहिए। तो बिल्कुल आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि महिला आरक्षण बिल पर भी हमारा जो समर्थन था वो इमीडिएट था। और जो आपने बात कही 30 महिलाओं को हमने टिकट दिया, 21 को नहीं दिया। मैं सनातन धर्म पे जरूर बोलना चाहती हूँ। सनातन धर्म पर हमें किसी से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हमसे बड़ा ना कोई हिंदू है और हमसे बड़ा ना कोई भारतीय है। हमने इस देश को एक रखने के लिए शहादत दी है। हमने अपनी प्रधानमंत्री को 32 गोलियों से भूनते हुए देखा है और अपने पूर्व प्रधानमंत्री के शरीर के टुकड़े होते हुए देखे हैं। राहुल गांधी उस परिवार से आते हैं कि जब वो अंत्योष्टि के लिए जा रहे थे राजीव गांधी की, तो उनको पहले उनका शरीर बटोरना पड़ा था, उसके बाद अंत्योष्टि की थी। तो ये लोग जो सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं, ये भाजपा की कुत्सित राजनीति करते हैं, वही करने लायक है। आपने धर्म पर बात करी और मेरे अनुसार एक महिला होने के नाते हिंदू धर्म वो धर्म है जहां पर कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। महिलाओं की भारतीय जनता पार्टी में क्या स्थिति है? और ब्रजभूषण शरण सिंह को अपनी गोदी में बिठाकर प्रधानमंत्री नारी शक्ति की बात करते हैं। इस देश की सबसे होनहार बेटियों को सड़कों पे घसीटा जाता है। न प्रधानमंत्री एक शब्द बोलते हैं, न महिला बाल विकास मंत्री बोलती है, न गृह मंत्री बोलते हैं। और वो आदमी आज भी हंसी ठिठोली करता है सदन में बैठकर। शर्म आनी चाहिए जो महिलाओं के बारे में बात करते हैं। हिंदू धर्म में क्या कहा गया है? दैहिक दैविक भौतिकता पर राम राज नहीं कहूं व्यापा। एक आदिवासी के ऊपर पेशाब की जाती है,
लोगों को महंगाई और भुखमरी से प्रताड़ित किया जाता है। ये बात करेंगे धर्म की बात ना ये कर सकते हैं, ना ये महिला सशक्तिकरण की बात कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो रूप है वो बड़ा विद्रूप है। मेरा सवाल ये है कि आपने मंत्र में क्या है, सभी वर्गों के लिए जो है अलग अलग चीजें लाई है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आप मध्य प्रदेश में किसी तरह का बोझ नहीं बढ़ाएंगे, कर नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि कर में भी डूबा हुआ है। लोगों के ऊपर जो टैक्स है, टैक्स का बोझ भी मध्य प्रदेश के लोगों के ऊपर काफी ज्यादा है। टैक्स का जो बोझ है वो रिलेटेड टू इकोनॉमी होता है। इकोनॉमी का कोई भी पोर्शन अलग अलग नहीं देखा जा सकता है। मैंने एक वर्चुअस साइकिल की यहाँ पर बात करी थी कि कंजम्पशन लीड्स टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट लीड्स टू जॉब, जॉब लीड्स टू मोर डिस्पोजेबल इनकम व्हिच लीड्स टू मोर कंजम्पशन। अगर आप वही कर दीजिएगा तो बहुत सारी जो बातें आप कर रिलेटेड पूछ रहे हैं वो अपने आप खत्म हो जाएंगी। मुझे लगता है कर के नाम पर लोगों को जो आतंकित किया जा रहा है, जो छोटे मध्यम लघु उद्योगों को आतंकित किया जा रहा है, वो सर्वथा गलत है। क्या कारण है मैडम कि भ्रष्टाचार के मुद्दों को कांग्रेस जोर शोर से नहीं उठा पाती है? क्या कारण है? कहीं मिला जुला तो नहीं है? ये कैसा सवाल है, मैं समझ नहीं पाई। मैंने 253 लिस्ट ऑफ स्कैम और 253 घोटाले, शिवराज सिंह सरकार का भ्रष्टाचार का घोटाले का पर्दाफाश कांग्रेस पार्टी ने किया। अडानी महाघोटाले पर हमने ऐसा पर्दाफाश किया नरेंद्र मोदी का कि उनको राहुल गांधी को सदन से निकालने पर मजबूर हो जाना पड़ा। उनका घर और सदस्यता चली गई। आप कह रहे हैं हम जोर शोर से नहीं उठा पाते। जी सुप्रिया जी, मैडम अभी मैं इधर सवाल आपकी जो वर्चुअल जो भी बताइएगा क्या ऐसा कोई की बात की जाती है, क्या तो रेट किया जाता है कांग्रेस से और दूसरी बात भी कोई वर्ड है क्या? शुरुआत में मुझे लगता है मैंने इस सवाल का जवाब दे दिया। अभी जब शुरुआत में कांग्रेस को एक्सपोज कर रहे हैं ये कुछ जो है पीएम दो तरह की राजनीति करते हैं। पीएम की विदेश नीति भी दो तरह की है। एक पीएम की विदेश नीति है जो वो सस्ती लोकप्रियता अपनी भक्त मंडली से सोशल मीडिया पर ताली बजवाते और भक्त मंडली फिर पागल हो जाती है और नोएडा के कमांडो वॉरियर एंकर जाके युद्ध में क्या कर रहे हैं हम सब देख रहे हैं। उसके बाद पीएम को याद आता है कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूँ, मुझे एक डिप्लोमेटिक स्टैंड भी लेना है, और फिर वो अपना बयान बदलते हैं और वो दूसरे राष्ट्राध्यक्ष से भी बात करते हैं। अब भक्त बेचारे बड़े सकते में कि वो तो एक ही राष्ट्र के पीछे पड़े हुए थे, यहाँ पर तो पीएम ने दूसरे राष्ट्र से बात कर ली। तो वो सारे भाजपा के नेता जिन्होंने हमारे खिलाफ तब बोला था अब कहाँ गायब है, क्यों दांतों तले उंगली दबाए? उनसे सवाल पूछिए ये कि प्रधानमंत्री ने अपना स्टैंड क्यों बदला। मेरे हिसाब से आपने जो पहला सवाल पूछा वर्चुअल हमारी तैयारी को लेकर, वर्चुअल और रियल पॉलिटिक्स आज की तारीख में पैरेलल चलती है, आज की तारीख में एक दूसरे की पूरक है। जो हम जमीनी स्तर पर राजनीति कर रहे हैं उसी का रिफ्लेक्शन आपको वर्चुअल दिखेगा, जो कैंपेन हम वर्चुअली चला रहे हैं वो आपको रियल दिखेगी। मुझे ऐसा लगता है शिवराज सिंह के 18 साल के जंगल राज पर, उनकी अकर्मण्यता पर, उनकी विफलता पर जो बातें हम सोशल मीडिया पे उठा रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्रतिबिंब है, वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन है ऑफ द रियलिटी ऑन द ग्राउंड। तो ये एक दूसरे के पूरक है और पैरेलल चल रहे हैं। आखिरी सवाल है, एक सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी ने हमास का समर्थन किया, कहाँ पे किया हमने समर्थन? आपके पास कोई प्रूफ है? कहाँ पर हमने समर्थन किया है? कहाँ पर किया है? आप मुझे प्रूफ ला कर दीजिए। एब्सोल्युटली रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। अब मैं आपको बता देती हूँ, अब मेरा जवाब सुनिए आप। ये जो भ्रांतियां हैं ये व्हाट्सएप के माध्यम से भाजपा के कार्यकर्ता और उनकी मंत्री और मंडली फैलाती है। ये काम मत करिए अपने आप को रिपोर्टर कहकर। हमने एक स्टेटमेंट दिया था और हमने टेररिज्म का दुर्विरोध किया है। प्रधानमंत्री ने भी एग्जैक्टली हमारा स्टेटमेंट अब ट्वीट किया है और वही बात कह रहे हैं। उन्होंने पैलेस्टीन से भी बात करी, उन्होंने इजराइल से भी बात करी है। हमने आतंकवाद में अपने लोगों को खोया तो बिल्कुल ये जरूरत मत करिएगा गलत बात यहाँ पर कहने की। हमने किसी भी रूप में, किसी भी स्वरूप में हमास का कभी भी समर्थन नहीं किया। ये गलत बात बिल्कुल मत करिए, बिल्कुल गलत बात मत करिए आप। एब्सोल्युटली रॉन्ग। आपके हाथ में अगर माइक है तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप छूकर गलत बोलेंगे। एब्सोल्युटली रॉन्ग। आप प्रूफ लाइए मेरे सामने, और अगर प्रूफ नहीं ला सकते तो मैं आपके ऊपर मानहानि का दावा करूंगी। गलत बात आप करते हैं यहाँ पर आकर, गलत बात आप करते हैं। आप एक प्रूफ ला के मुझे
दिखाइए, हमने हमास का समर्थन दिया है। ये चपड़ा जी ने आपके बाजी दी शुरुआत में रोक नहीं लगती, क्या समानता है आप गलत का विरोध करते हैं और झूठ का पर्दाफाश करते हैं। Where is this man from? Why is he lying?